करोड़पति मालकिन करती है अपने नौकर से शादी। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। कैसे एक नौकर की किस्मत पलटती है, जो नौकर उसी घर में 4 साल की उम्र से रहता है और अब करीबन 25-26 साल का है। तब उसी घर की मालकिन उससे करती है शादी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आप सुनकर आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में एक सेठ जी होते हैं, जिनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे की मौत हो चुकी थी और उसकी विधवा, उसकी पत्नी उनके घर पर रहा करती थी। 2 बेटे थे, उनको दुकान दिला रखी थी और अपना कपड़ों का उनका कारोबार था और उसमें वो कपड़े सेल किया करते थे। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि ये लोग दिल्ली में आकर रहने लगे थे और दिल्ली में ही ये दुकानें थी और दिल्ली में ही उस सेठ जी ने एक घर लिया था, जिसकी कीमत करीबन 1.5 करोड़ रुपए थी। वो घर उसने अपनी पत्नी शारदा के नाम पर कर दिया था। अब शारदा उस घर में रहती थी, बहुत ही खुशी खुशहाल परिवार था, 2 बेटे सेटल थे। बस चिंता थी तो विधवा बहू की चिंता थी, क्योंकि बेटा भरी जवानी में अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया था इस दुनिया से। बहू की उम्र करीबन 25-26 साल थी। अब एक दिन जो सेठ जी हैं, उनको अचानक ब्रेन स्ट्रोक आता है और ब्रेन स्ट्रोक के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, इनका उस हद तक ये डैमेज इनका बॉडी हो चुकी है कि ये अब ठीक नहीं हो सकते। कुछ ही दिन हैं और कुछ दिनों के बाद ये हमें छोड़कर चले जाएंगे। इस बात को सुनकर पूरा परिवार परेशान होता है, सदमे में आ जाता है, खासकर जो विधवा बहू थी और उसकी पत्नी थी। अब पत्नी जो थी उसका नाम शारदा था और जो विधवा बहू थी उसका नाम रागनी था। और एक रमेश नाम का नौकर उनके घर में रहता था, जिसकी उम्र करीबन 25-26 साल रही होगी। विधवा बहू की भी उम्र करीबन 25-26 साल थी और 2 बेटे जो कि अपने परिवार के साथ में अलग रहा करते थे, फ्लैट लेकर किराए पर, और दुकानें उनकी अपनी थी, वहां पर उनका बिजनेस था। जब पिता की ये हालत वो सुनते हैं, तो पिता की हालत सुनने के बाद वो पिता को देखने के लिए आते हैं। पिता जो है उनसे बात करता है, तो बात करते वक्त सबसे पहले वो अपने बेटों को बुलाता है और बेटों से कहता है कि बेटा, मैंने बहुत मेहनत की और तुम्हारे लिए 2 दुकानें खरीदी। दोनों भाइयों के नाम पर हैं, अपनी दुकानों को अच्छे से चलाना। तुम्हारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है, तुम आराम से अपनी जिंदगी ऐसा आराम से काट सकते हो। और उनसे कह देता है कि तुम जाओ, अपनी माँ को भेज दो। माँ को बुलाता है तो माँ से कहता है कि शारदा, मैंने तुम्हारे लिए जीते जी कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा घर है, वो मैंने तुम्हारे नाम पर कर रखा था, तुम्हें पता भी नहीं था। इसलिए क्योंकि ना जाने कल मुझे कुछ हो जाता है तो वो तुम्हारे काम आएगा। शारदा कहती है कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, बस आप ठीक हो जाओ। तभी वो कहता है कि अब मेरे पास वक्त नहीं है, ये तुम भी जानते हो। सेठ जी बहुत ही भावुक शब्दों में कह रहे थे कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। और इस बात को सुनकर उसकी पत्नी शारदा की भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो चुपचाप बस अपने पति की बातें सुनती है। अब सेठ जी कहते हैं कि तुम जाओ, बहू को भेजो। छोटी बहू थी सबसे, उसे बुलाता है और कहता है कि रागिनी बेटा, तुम भी शादी कर लो, अपना जीवन बसा लो। अपनी सास के साथ कब तक रहोगी? उसके बेटे बहू हैं, वो देख लेंगे। तुम अपने जीवन को बर्बाद उसके साथ मत करो। मेरा तो आज का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं। ये समझाता है, लेकिन रागिनी कहती है नहीं पापा, मैं मम्मी के ही साथ रहूंगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। इन शब्दों के साथ उससे भी विदा लेता है, कहता है कि ठीक है, अब रामू को भेजो। लास्ट समय में रामू से बात करता है, जो उनके घर का नौकर था। अब उससे वो बात करता है तो कहता है कि तुम 4 साल की उम्र से मेरे साथ हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर देना। तभी रामू कहता है कि मैंने बहुत कुछ तुम्हारे परिवार में रहकर पाया है, और मालिक, तुमने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया था, अब जो मुझे नहीं चाहिए था वो आप कैसे कर सकते थे। आप चिंता मत करो,
तभी मालिक कहते हैं कि वो सब ठीक है, लेकिन हो सके तो अपनी मालकिन के साथ जब तक रहना, जब तक वो इस दुनिया से ना जाए, क्योंकि मेरे बाद वो भी ज़्यादा दिन नहीं बचेगी। इस बात को सुनकर रामू वचन देता है और उसकी थोड़ी देर ही बाद ही सेठ जी कोमा में चले जाते हैं। जब सेठ जी कोमा में जाते हैं, तो जो बेटा बहू थे उसके 2, वो आते हैं और कहते हैं कि माँ, अब तो पापा कोमा में चले गए और उनका कोई भरोसा नहीं है। उनका क्या पता कल ही मर जाएं और क्या पता महीनों पड़े रहें खाट में सड़ते रहें। ये शब्द एक बेटे के थे। माँ सुन रही थी, माँ के कलेजे पर मानो तीर लग रहा हो बेटे के शब्दों का। लेकिन बेटा कहता है कि जो घर तुम्हारे नाम पर पापा ने किया है, वो घर हमारे नाम पर कर दो, दोनों भाई के आधे आधे, और फिर आप आराम से रहना, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी शारदा कहती है कि अभी तो मेरे पति कोमा में ही गए हैं, इतने में ही तुमने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे अपने पति का इलाज कराना है। और वो अब अपने पति का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स को बोल देती है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं, जो भी वो लगाते हैं, वो ट्रीटमेंट उसको चलाते हैं, लेकिन किसी भी चीज से फर्क असर नहीं पड़ रहा था। लगभग 3 महीने उसे हो चुके थे, लेकिन उसका कोई भी शरीर में इम्प्रूवमेंट नहीं था। और अब शारदा के पास घर भले ही 1.5 करोड़ का था, लेकिन उसके पास खाने तक के लाले थे। और जैसे उन दोनों बच्चों को, बेटों को पता चला था कि ये सारी प्रॉपर्टी जो घर की है वो माँ के नाम पर है और अब वो नहीं देगी, पापा के इलाज में लगा देगी, तो बेटा बहू ने भी उससे तल्ला छोड़ दिया था। दोनों बेटा अपनी पत्नियों को लेकर दूर रहते थे, अपने पिता को देखने तक नहीं आते थे। यहाँ पर उसकी उसकी बूढ़ी पत्नी शारदा और वो जो घर का नौकर था रामू और उनकी बहू रागिनी, वही मेहनत करते थे। रामू कमा कर लाता था, रागिनी बनाती थी और फिर वो सभी उसे खाया करते थे। ऐसे ही करके उनकी दिनचर्या चल रही थी। अब धीरे धीरे समय निकलता है और जो शारदा है वो कहती है, डॉक्टर साहब, अब मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, आप इनको निकाल दीजिए, मैं घर पर ही रखकर सेवा कर लूंगी। डॉक्टर्स मान जाते हैं उसकी बात और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से। 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद उनके पास 1 रुपया तक नहीं बचा था। घर ले आते हैं, 2-3 दिन में ही बिना मशीनों के सेठ जी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और उनका अंतिम संस्कार का जब समय आता है, तो दोनों बेटे और बहुएं आती हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और एक बार फिर से अपनी माँ को टोकते हैं। कहते हैं कि माँ, हमारे साथ चलो, उस जमीन को हम दोनों भाइयों के नाम कर दो और बारी बारी हम दोनों के साथ रह लेना, ऐसी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इस बात पर माँ कहती है कि बेटा, ठीक है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम आए मेरे लिए इतना बहुत है। तुमने अपने पिता की चिता को अग्नि दी, वो उसका सौभाग्य है, लेकिन तुम जैसे बेटे भगवान किसी को ना दे, जो इतने लालची हैं, जिनको पिता के मरने का बिल्कुल भी गम नहीं है। गम है तो उनकी जमीन को जाने का। इन शब्दों के साथ वो उनसे मुंह फेर लेती है और वो भी वहां से चले जाते हैं। करीबन 1-1.5 हफ्ते तक वो सभी तीनों घर में रहते हैं, रागनी, रामू और शारदा, यानी कि सास, बहू और नौकर, तीनों रहते हैं। और अब नौकर कमा कर लाता है, शारदा खाती है और बहू बना कर देती है। अब शारदा कहती है कि बेटा, तुम अपना घर बार देखो, तुम्हारे भी माता पिता हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारा तो रोज का काम हो चुका है, तुम कब तक हमारे लिए कमाओगे। रामू कहता है कि मालकिन, मैंने मालिक से वचन लिया है, जब तक आप जीवित हो तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। इस बात को सुनकर वो चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि जिन बच्चों के लिए मैंने इतना किया, उन्होंने मेरी सेवा नहीं की, और उन्होंने अब जो नौकर को रखा था वो मेरी सेवा कर रहा है आज। खास इसके लिए कुछ किया होता, काश इसे पढ़ा दिया होता, तो आज ये भी कमाया करता ज्यादा ज्यादा पैसे और हमें किसी चीज की कमी नहीं रहती और ना ही हमें किसी चीज का पश्चाताप होता। इस बात को सुनकर वो मन ही मन ये बातें सोचती है। इधर बहू जो है वो भी कोशिश करती है कि वो अपनी सास को खुश रख सके, लेकिन सास टेंशन लेती है, हर वक्त चिंता में रहती है। और हफ्ते 2 हफ्ते में बेटा बहू आकर ताहना कसी कर कर जाया करते थे कि तुम्हारी ये जवान बहू घर में है और तुम्हारा ये जवान नौकर है, ये दोनों तुम्हारी पीठ के पीछे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तुम्हें नहीं पता ये किस तरीके से, यानी जो नौकर था और जो बहू विधवा बहू थी,
उन दोनों को बदनाम कर कर जाया करते थे इस बुढ़िया के बेटे और बहू। लेकिन जो सास है वो कहती है अपनी बहू से कि बेटी, क्या तुम्हें रामू पसंद है? तो बेटी कहती है, जो रागिनी है, कि नहीं माँ, ये आप क्या बात कर रहे हो? कहाँ रामू और कहाँ मैं? वो इतना मेहनत करता है, कमाता है, उसका परिवार है, और मैं एक विधवा, कैसे उसके जीवन को मैं बदल सकती हूँ? कैसे मैं उसके जीवन को बुरा बना सकती हूँ? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। तभी सास कहती है कि बेटा, जब सभी कह रहे हैं तो इसे करने में क्या हर्ज है? तुम इससे शादी कर लो और तुम प्यार से आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब कोई भी नहीं तुम्हें टोकेगा। इस बात पर बहू चुप्पी साध लेती है। अब सास उस लड़के रामू से विवाद करती है। रामू भी ये कहता है कि मालकिन, कहाँ मैं और कहाँ मालकिन? मालकिन तो पढ़ी लिखी हैं, इतनी सुंदर है, मैं ना तो सुंदर हूँ और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। तभी जो शारदा है वो कहती है कि बेटा, अब की डेट में तुम ही हमें कमा कर ला कर दे रहे हो, तभी हम 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। तो इसमें बराबरी और ऊंचाई और नीचाई का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आगे तुम्हारी मर्जी है। और इसी चिंता में अब शारदा भी एक दिन चल बसती है। उसे डिप्रेशन की बीमारी हो चुकी थी और इसी दौरान वो इस दुनिया से अलविदा हो जाती है, चली जाती है। अब घर में अकेली बहू और नौकर रह जाता है। लेकिन खास बात ये थी कि जो सास थी वो सारा घर की जो जगह थी, उस सारे घर को अपनी बहू के नाम पर ट्रांसफर करवा गई थी मरने से पहले। बहू को भी ये बात पता चलती है, वो भी सोचती है कि माँ ने कितना बड़ा वो किया, मैं तो एक विधवा हूँ और ये सब तो उनके बेटों का होना चाहिए था, लेकिन वो करवा कर जा चुकी थी। अब वो दोनों अकेले रह जाते हैं तो नौकर रामू बाहर कमा कर लाता है और वो बनाती है, उसे लंच पैक कर कर देती है। जब वो सुबह जाता है, शाम को आता है तो उसके कपड़े जूते सब सेट कर कर रखती है। यानी ऐसे गृहस्थी चल रही थी जैसे पति पत्नी का चलता है, पर वो अपने बीच में दूरियां बनाकर रहते थे। ऐसे ही समय निकलता है और अब वक्त आता है दिवाली का। दिवाली पर रामू अपने गांव जाया करता था और आज भी उसे अपने गांव जाना था। जब वो कहता है कि मालकिन, मैं गांव जा रहा हूँ, 4-5 दिनों में लौटूंगा, आप या तो अपने मायके चले जाना या फिर मंदिर के कमरे में सो जाया करना। तभी मालकिन कहती है, रागिनी, कि मुझे डर लगेगा, तुम अब की बार दिवाली पर मत जाओ। लेकिन वो मना कर देता है, कहता है, मालकिन, मैं साल में एक ही बार अपने माता पिता के पास जाता हूँ और अब की बार मैं नहीं रुक सकता। मालकिन कहती है कि तुम रुक जाओ, बहुत जरूरी काम है। लेकिन वो नहीं मानता है और वो अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर स्टेशन पहुंच जाता है। जब वो अपना सामान चेक कर रहा था तो वो देखता है एक लेटर उसमें लिखा हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम गांव पहुंच गए होंगे और ये चिट्ठी तुम्हें जब मिली होगी तो मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। ऐसा ना हो मेरी जो शरीर है, मेरी जो लाश है, वो गल सड़ जाए, उससे पहले ही उसका क्रियाक्रम कर देना। तुमने मम्मी और पापा का क्रियाक्रम बहुत अच्छे से किया था, ये मेरा भी तुम काम कर देना। बस इसी के लिए मैं तुम्हें दिवाली पर रोक रही थी। इस बात को वो जब स्टेशन पर ही पढ़ लेता है तो वो भागा दौड़ा वहीं से अपना सामान लेकर वापस घर आता है तो देखता है कि वहां पर जो लड़की है रागनी, यानी कि मालकिन, वो साड़ी को लटकाए हुए है पंखे से और फंदा बनाकर बस चढ़ने ही वाली है। इतने में रामू आता है और उसे नीचे उतारता है और कहता है, मालकिन, आप ये क्या करने जा रही थी? इस बात पर मालकिन कहती है कि तुम कहाँ से आ गए? तुम तो अपने गांव गए थे। लेकिन वो कहता है कि मैंने इसे रास्ते में ही तुम्हारे लिखे हुए लेटर को पढ़ा था, ये तुम क्या करने जा रही थी? तभी मालकिन कहती है कि तुम भी मुझे अपने लायक नहीं समझते और मैं विधवा हूँ, मेरा घर में कोई भी नहीं है, इस घर का मैं क्या करूंगी? मैंने तुमसे शादी के लिए कोशिश की थी समझाने की, लेकिन तुमने इनकार कर दिया कि तुम मेरे लायक नहीं हो। इसीलिए इन सब चीज़ों को सोचकर मुझे मरना ही बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। तभी रामू उस फंदे को अलग हटाकर कहता है कि मालकिन, मैं सोचता था कि आप मुझे अपने लायक नहीं समझोगी और हमारी जोड़ी बुरी रहेगी, लेकिन आपको इससे कोई एतराज नहीं है, तो आप मुझे पसंद है। और दोनों गले लग जाते हैं और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं। और आज उसी घर में उस लड़के रामू के माता पिता भी रहते हैं, वो लड़की रागनी भी रहती है और उसका एक बच्चा भी है और बहुत ही अच्छी फैमिली है, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ये थी कहानी एक विधवा बहू की, जिसे संसार ने बहुत ठोकरें दी, लोगों ने बहुत ताने दिए, लेकिन आज उसका जीवन
सफल है, शांत है और बहुत अच्छे से चल रहा है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।